नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। युद्ध का माहौल छाया हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ भारत के भीतर भी चुनावी युद्ध अब चरम पर जा सकता है। असम के बाद बंगाल में भी सियासी रण छिड़ा हुआ है। ममता बनर्जी को सियासी शिकस्त देने के लिए चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है। पहले बीजेपी ने ममता के खिलाफ भवानीपुर सीट से शुभेंदु अधिकारी को उतारकर उनकी मुश्किलें बढ़ाई दी। उसके बाद हुमायूं कबीर ने ममता के खिलाफ मुस्लिम महिला उम्मीदवार उतारकर और चुनौती बढ़ा दी। और इससे पहले चुनाव की तारीखों का ऐलान करके तुरंत बाद चुनाव आयोग ने बंगाल के बड़े अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए। फिर कई जिलों में पुलिस अधिकारियों के तबादले कर दिए। खबर है कि सब मिलाकर, यानी आईएएस और आईपीएस अधिकारी सब मिलाकर बंगाल के भीतर अनप्रेसिडेंटेड 60 अधिकारियों के तबादले अब तक हो चुके हैं। उधर मुस्लिम वोटों के बल पर बंगाल में राज करने वाली ममता बनर्जी को इस बार मुस्लिम वोटों के बंटवारे का भी डर सता रहा है। हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी के जरिए 182 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं और ममता बनर्जी की मुश्किलें और बढ़ा दी। आपको बता दें कि भवानीपुर में 20% वोटर मुसलमान हैं और वहीं एसआईआर के दौरान इस विधानसभा सीट से 40,000 वोटरों के नाम पहले ही काटे जा चुके हैं। कुल मिलाकर ममता की राह आसान नहीं दिख रही है, कई कांटे बिछाए गए। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी की छापेमारी में 8 जनवरी को दखल देने के मामले में ममता बनर्जी को कड़ी फटकार लगाई है, जिससे ममता चौतरफा घिरती जा रही है। और आज हम इसी पर लेकर बात करेंगे, दंगल में चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले चक्रव्यूह में फंसी ममता बनर्जी को लेकर यह रिपोर्ट देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को घेरने के लिए बीजेपी ने चक्रव्यूह रच दिया है। बीजेपी ने एक बार फिर ममता को मात देने के लिए भवानीपुर सीट से शुभेंदु अधिकारी को उतारा है। वही शुभेंदु जिन्होंने पिछली बार ममता को नंदीग्राम सीट पर शिकस्त दी थी। अब बीजेपी दावा कर रही है कि ममता दोनों सीटों से हारेंगी। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्रामे गतबारे जे मार्जिन छिलो तार 10 गुण एरो बेशी भोटे जितबे। नंदीग्रामेও जितबे, भवानीपुरेও जितबे। आज शुभेंदु पहली बार भवानीपुर सीट पर चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, तो टीएमसी कार्यकर्ताओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी हुई। शुभेंदु दावा कर रहे हैं कि इस बार भवानीपुर सीट से भी ममता दीदी की विदाई तय है। ममता बनर्जी फिर एक बार हारने वाली है। इस सीट में नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद जिसका पास है, भाजपा प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी जीतेगा। यहाँ कमल खेलेगा। ममता बनर्जी बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, कोई इंडिविजुअल नहीं है, उनका इंडिविजुअल लड़ाई नहीं है। ये पूरा 15 साल बंगाल का बर्बाद करने के लिए लीडरशिप जो दिया, चीफ मिनिस्टर दिया। इससे पहले चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के ज्यादातर सभी बड़े अधिकारियों का तबादला कर दिया था। उसके एक दिन बाद चुनाव आयोग ने एसपी रैंक के 12 अधिकारियों का तबादला भी कर दिया, जिसके बाद ममता चुनाव आयोग को बीजेपी आयोग बता रही हैं। और बीजेपी कमीशन के बोलबो क्षमा करबेन, ब्रिलियंट खेला खेलছেন। নোটিফিকেশন হলো না এখন ইলেকশনে, তার মধ্যে চিফ সেক্রেটারি থেকে শুরু করে, হোম সেক্রেটারি থেকে শুরু করে, ডিজি থেকে শুরু করে, এডিজি ল অ্যান্ড অর্ডার থেকে শুরু করে, সিপি থেকে শুরু করে, সমস্ত কমিশনার থেকে শুরু করে, এসপি থেকে শুরু করে সব চেঞ্জ করে দিলেন। তা খেলাটা বিজেপির কথায় মেঘের আড়াল থেকে কেন খেলছেন? সরাসরি খেলুন, দরকার হলে প্রচারে নামুন। সব আইনি যখন ভঙ্গ করেছেন, সব বিধি যখন ভঙ্গ করছেন, তখন সরাসরি প্রচারে নেমে মঞ্চ করে মিটিংটাও করুন।
इस बार ममता की राहें इसलिए भी आसान नहीं लग रही क्योंकि पिछले चुनाव तक ममता को मुस्लिम वोट एक तरफा मिलता था, लेकिन अब टीएमसी से बर्खास्त हुमायूं कबीर की पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी बंगाल में 182 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जाहिर सी बात है कि वो जो मुस्लिम वोट काटेगी वो ज्यादातर टीएमसी का ही होगा। इस बार ममता को भवानीपुर में घेरने के लिए सियासी चक्रव्यूह समझिए। ममता के खिलाफ बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को उतारा तो हुमायूं कबीर ने पूनम बेगम के जरिए मुस्लिम दांव चला है। इस तरह भवानीपुर में डबल ट्रैप में क्या ममता उलझेंगी या फिर वो अपना विजय रथ जारी रखेंगी? ये वही हुमायूं कबीर हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद के जरिए बंगाल के मुस्लिमों के बीच अपनी सियासी पैठ जमाने की कवायद की है। टीएमसी के दो सबसे मजबूत वोट आधार हैं महिलाएं और मुसलमान। इस बार 52 महिला उम्मीदवार उतारी गई हैं, जो कुल सीटों का 18% है और 40 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। इसके अलावा अनुसूचित जाति के 78 और अनुसूचित जनजाति के 17 उम्मीदवार हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आईपैक के ठिकानों पर ईडी रेड से जुड़े मामले में ममता सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी की छापेमारी में बाधा डाली, जो अच्छी स्थिति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मामला ये है कि एक मुख्यमंत्री कथित तौर पर सरकारी कार्यालय में घुस जाती हैं और केंद्रीय एजेंसी के काम में दखल देती हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस ने क्लियर कर दिया कि फिर से इस तरीके की इंस्टेंसेस हो सकते हैं और संविधान में इसका कोई कानून अभी तक नहीं है, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता कि इस तरीके की घटना घट सकती है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी को एक स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी और स्टेट गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर रोक रही है। इस तरीके की घटना हमारे संविधान प्रणेताओं ने थिंक भी नहीं किया, यानी उन्होंने सोचा भी नहीं था इस तरीके की घटना घट सकती है। तो कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन प्रूव करता है कि ममता बनर्जी हैज कमिटेड ए सीवियर क्राइम। तो ममता बनर्जी चारों तरफ से घिरती जा रही है। एक तरफ उनके वोट बैंक पर हमला हो रहा है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी पर उनका चुनाव ज्यादा तगड़ा हो इसके लिए कोशिश की जा रही है, ज्यादा चुनौती उनके सामने खड़ी की जा रही है। और तीसरी तरफ चुनाव आयोग ने जिस तरीके से बम्पर ट्रांसफर बंगाल के भीतर किए हुए हैं, उसके बाद उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी कहीं ना कहीं चरमराता नजर आ रहा है। किस तरीके से इस बार के चुनाव ममता बनर्जी के लिए बंगाल के भीतर सबसे बड़े चुनाव होंगे। चौथी बार ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद के लिए अपना दावा ठोक रही है। तमाम चर्चा मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, सांसद है राज्यसभा के, नेशनल स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। चरण सिंह सप्रा कांग्रेस की तरफ से इस चर्चा में शामिल होंगे। संजय शर्मा तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता और उसके साथ साथ विजय त्रिवेदी वरिष्ठ पत्रकार भी चर्चा में शामिल होंगे। 3 सवाल मैं इस पैनल के सामने रखूंगा। पहला सवाल, क्या भवानीपुर में बीजेपी का चक्रव्यूह ममता बनर्जी भेद पाएगी? इसके पहले भी जब भी ममता बनर्जी को विधानसभा में जाना था, भवानीपुर का ही चुनाव ममता बनर्जी ने किया है। दूसरी बार उन्होंने बाइपोल यहां से लड़ा था और इस बार एक बार फिर चुनाव मैदान में उतरी है। क्या ममता बनर्जी के सामने जो चक्रव्यूह है भवानीपुरा में, क्या वो भेद पाएगी? दूसरा सवाल, क्या बीजेपी का जय श्री राम वर्सेस टीएमसी का जय बांग्ला होगा पश्चिम बंगाल के चुनाव का नारा? क्योंकि आज जब शुभेंदु अधिकारी भवानीपुरा पहुंचे थे तो उनके सामने टीएमसी के कार्यकर्ता खड़े हो गए, तो जय श्री राम बनाम जय बांग्ला के नारे की गूंज वहां पर सुनाई दे रही थी। और तीसरा सवाल, हुमायूं कबीर की एंट्री से ममता बनर्जी को क्या मुस्लिम वोटों का नुकसान होगा? क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि अब तक 2021 के, खास करके अगर हम चुनाव देखें तो आदिवासी और मुस्लिम वोटों के भरोसे ममता बनर्जी ने पूरे बंगाल की सत्ता काबिज की थी। क्या इस बार हुमायूं कबीर की पार्टी उनके लिए नुकसानदेह साबित होगी? इन तमाम मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी ने ट्वीट करके सोशल मीडिया पर एक बयान दिया हुआ है। उसके जरिए उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने सवाल यहां पर उठाए हुए हैं। कुछ बड़ी खबर इस वक्त हमारे साथ आ रही है कि बंगाल में अधिकारियों के तबादले पर ममता बनर्जी ने पोस्ट डाला हुआ है और सोची समझी साजिश के तहत ये तबादले हो रहे हैं। ममता बनर्जी यहां पर कह रही है 60 तबादले अब तक हो चुके हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक कई तरीके से कोशिश की थी बंगाल पर कब्जा जमाने की, लेकिन जब नहीं हुआ तब एक के बाद एक इस तरीके से ट्रांसफर्स करके इलेक्शन कमीशन के जरिए संस्थाओं का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी यहां पर सत्ता पाना चाहती है। और उसके साथ साथ
बंगाल के भीतर भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची भी जारी कर दी गई है। पहली सूची चुनाव घोषणा करने के पहले ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी कर दी गई थी। 144 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई थी पहली लिस्ट में। दूसरी लिस्ट अब जारी की है 111 उम्मीदवारों की, और इसमें भी बड़े नाम इसमें शामिल हैं। आईपीएस राजेश कुमार जगत दल से प्रत्याशी बने हुए हैं। सोनारपुर दक्षिण से रूपा गांगुली, उनको टिकट दिया गया। इससे पहले लोकसभा के चुनाव के लिए भी उनको टिकट दिया गया था। अब विधानसभा चुनाव में रूपा गांगुली यहां पर उतर रही है। तो दूसरी सूची भारतीय जनता पार्टी की जारी हो चुकी है। तृणमूल कांग्रेस ने अपनी पूरी सूची जारी कर दी गई है। अनुपम मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुपम, एक तरफ ममता बनर्जी ने सवाल उठाए हुए हैं इस पूरे मामले को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए जो संस्थाएं उनका दुरुपयोग करना चाहती है। बिल्कुल, देखिए ममता बनर्जी ने आज भी पोस्ट किया है, लगातार वो बोल रही हैं कि जिस तरह से तबादले हो रहे हैं, खासतौर पर जो आईएएस ऑफिसर्स और जो आईपीएस ऑफिसर्स के तबादले किए गए हैं, होम सेक्रेटरी से लेकर चीफ सेक्रेटरी से लेकर डीजीपी, कोलकाता पुलिस कमिश्नर, विभिन्न कमिश्नरेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो अधीक्षक हैं उनके, ये अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा ममता बनर्जी का कहना है। और इससे जो पूरा का पूरा संघीय ढांचा है उस पर फर्क पड़ रहा है, ये बात ममता बनर्जी लगातार कह रही है। मुख्य बात ममता बनर्जी कह रही है कि इससे जो काम काज नहीं हो रहा है, और वो नॉमिनेशन जारी होने से पहले ही इस तरह के तबादले कर दिए गए। और जो पहला तबादला किया गया रात 1 बजे के आसपास, जो नोटिफिकेशन ईसी की ओर से जारी किया गया, उस पर भी ममता बनर्जी ने हमला बोला, कहा कि रात के अंधेरे में ऐसा किया जा रहा है, जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है, सरकार को एक तरह से काम न करने दिया जाए, कर सके इस तरह का एक तरह से वातावरण, माहौल तैयार किया जा रहा है। अगर पानी की किल्लत हुई, अगर कहीं बिजली चली गई, तो ऐसे में ये अधिकारी जो काम कर रहे थे ये कैसे काम करेंगे? कोई भी अधिकारी नहीं। लेकिन दूसरी तरफ अनुपम, हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी को घेरने की पूरी तैयारी चल रही है। हम देख रहे हैं कि भवानीपुरा में भी हुमायूं कबीर के तरफ से मुस्लिम महिला कैंडिडेट वहां पर उतारी गई है, नंबर 1। नंबर 2, आज शुभेंदु अधिकारी वहां पर पहुंचे थे तो जय श्री राम बनाम जय बंगाल के नारे वहां पर सुनाई दिए। और अब दूसरी सूची भारतीय जनता पार्टी से दी गई है और बड़े लोगों को उसमें शामिल किया गया है दूसरी सूची में। किस तरीके से आप इसे देखेंगे? बिल्कुल, देखिए जैसा कि अपेक्षित था, रूपा गांगुली को, हम लोगों को जो सूचना थी कि रूपा गांगुली को इसमें टिकट दिया जाएगा, बड़ा नाम है, पहले भी वो चुनाव लड़ चुकी हैं, और उनको सोनारपुर दक्षिण से दिया गया है। अब ये आपको बता दूं कि ये दक्षिण बंगाल जो है ये टीएमसी का खास गढ़ रहा है, और पिछले 15 सालों में टीएमसी ने बहुत मजबूत किला बना के रखा हुआ है। ऐसे में सोनारपुर दक्षिण बड़ी चुनौती है, इसीलिए बड़ा नाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्रियंका तेवड़ेवाल काफ़ी दिनों से बीजेपी के लिए काम कर रही हैं, और जो संदेश खाली का पूरा मामला हुआ था, मुकदमा हुआ था, उन्होंने लड़ा था, उनको एंटाली से दिया गया है। तापस रॉय जो टीएमसी में बड़े नेता थे, वो बीजेपी में आ गए थे, उनको मानिक तल्ला से दिया गया है। तो कोशिश की गई है जो दक्षिण बंगाल है यहाँ पर मजबूत कैंडिडेट दिया जाए, ताकि यहाँ से ज्यादा चेहरे उतारे निकाल पाए। क्योंकि पिछली बार कई लोकसभा के सांसदों को, राज्यसभा के सांसदों को भी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा था। कम से कम इस बार सांसदों को नहीं कहा गया कि आप चुनाव मैदान में उतरिए, लेकिन बड़े नाम दूसरी सूची में भारतीय जनता पार्टी के दिखाई दे रहे हैं। अनुपम मिश्रा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, ममता को घेरने की पूरी तैयारी, दीदी को घेरने की पूरी तैयारी नजर आ रही है यहां पर। और साफ शब्दों में अगर हम कहें तो चुनाव आयोग के ट्रांसफर्स अगर हम देखें, 60 अधिकारियों के ट्रांसफर्स बंगाल के भीतर, उसके बाद शुभेंदु अधिकारी का भवानीपुर में जाना, और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो हुमायूं कबीर 182 कैंडिडेट लेकर ममता बनर्जी के सामने खड़े होते हैं। ममता बनर्जी कहती है कि आप बाकी तरीके से जीत नहीं पाए, तो अब इस तरीके से आप जीतने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर त्रिवेदी, देखिए ममता बनर्जी जी किसी के द्वारा रचे चक्रव्यूह में नहीं, अपने ही रचे चक्रव्यूह में फंस रही हैं। जब भी कोई राजनीतिक दल राजनीति की बुराइयों को साथ में लेकर सत्ता पर काबिज होने का प्रयास करता है, अपराधीकरण, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, तो कोई ना कोई खिलाड़ी उससे आगे निकल जाता है। ये सारी चीजें कांग्रेस ने शुरू की 70 के दशक में, 80 के दशक में तमाम पार्टियां उससे आगे निकल गई। मुलायम सिंह और लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी उत्तर प्रदेश में उसके आगे निकल गई। वैसे ही कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में शुरू किया, कम्युनिस्ट उसके आगे चले गए, जिसे आप लोग उस जमाने में कहते थे ना कि बड़ी साइंटिफिक रिगिंग होती है। ममता बनर्जी उसके आगे चली गई। तो आज ममता बनर्जी जी जिस चीज में फंसी हुई हैं, वो भ्रष्टाचार उन्हीं की सरकार में शुरू हुआ,
अपराधीकरण, आपराधिक तत्वों को संरक्षण उन्हीं की सरकार में, और भयानक स्तर का तुष्टीकरण जो राष्ट्र के लिए घातक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रश्न चिन्ह बने, वो उस सीमा तक गया। तो हुमायूं कबीर उसी में से निकले हैं। जैसे एक के बाद एक उसी में से कोई निकलता है, वो आपसे ज्यादा उस ढंग का स्टैंड ले लेता है। एक कहावत होती है साहिल जी, राजनीति के बड़ा सिग्निफिकेंट फ्रेज है कि इट इज वेरी इजी टू राइज फ्रॉम एक्सट्रीम बट वेरी डिफिकल्ट टू रूल फ्रॉम देयर, यू हैव टू रूल फ्रॉम सेंटर। तो एक्सट्रीम से आप राइज करते हैं, फिर आप थोड़ा सा सेंटर होने की कोशिश करते हैं, तो दूसरा कोई एक्सट्रीम में खड़ा हो जाता है। पर अगर आपको बगैर एक्सट्रीम पे गए हुए लंबे समय तक तपस्या करके सत्ता में आना होता है, तो जैसे भारतीय जनता पार्टी ने 60-70 साल लगाए और उसके बाद धीरे धीरे आके देश की राजनीति बदली, उतनी किसी के अंदर वो नहीं होती। और जहां तक ट्रांसफर की बात है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं हमारे दर्शकों को कि 2022 के गुजरात चुनाव और 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में भी होम सेक्रेटरी का तबादला हुआ था। दूसरा पॉइंट, इसका मतलब ममता बनर्जी जी को ये सारा का सारा चुनाव जीतने का आधार सिर्फ अधिकारी थे। यानी ये ममता बनर्जी यह इस बात को स्वीकार कर रही हैं कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग ही उनकी भविष्य की विजय की संभावना का सबसे बड़ा आधार था। अर्थात तृणमूल पर तृणमूल कांग्रेस नहीं थी, वो सत्ता के शिखर से तृणमूल को कुचलकर बंगाल की जनता के ऊपर सत्ता काबिज होना चाहती थी। उनकी बात से इस बात का आभास दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर एक बात तो साफ नजर आ रही है संजय शर्मा जी, कि आपने जो जाल बिछाया था, जो दरअसल सुधांशु जी कहने की कोशिश कर रहे हैं, सत्ता में आने के लिए लेफ्ट पार्टीज को हटाने के लिए ममता जी ने जो जाल बिछाया था, आज वो उनके खिलाफ चल रहा है दरअसल। और इसी के वजह से आज ममता बनर्जी महसूस कर रही है कि भाई उनको तो घेर लिया गया है सभी तरीके से। कैसे घेर लिया गया है वो उस पर तो मैं आऊंगा, लेकिन सबसे पहले तो जरा सुधांशु जी का जो सवाल उठा है उसका जवाब दे दीजिएगा संजय शर्मा। साहिल जी, मैं आपको बता दूं कि ममता बनर्जी ने 2011 में बंगाल के सत्ता में आने के लिए कोई जाल नहीं बिछाया था। उन्होंने राजनीतिक संग्राम किया था, आंदोलनों से उपजीवी नेता हैं, और लेफ्ट फ्रंट के समय में इतने बार उन पर आक्रमण हुए, वो घबराकर पीछे नहीं हटी, और दुगनी ताकत से वो सामने आती, और ज्यादा ताकत से वो जनता उनको सिर पर बैठाती, और 2011 में 34 वर्षों के वाम फ्रंट के दुर्ग को ध्वस्त कर दिया उन्होंने। और उसके बाद अभी प्रधानमंत्री जी 4-5 दिन पहले आए थे पश्चिम बंगाल में, अपने भाषण में कहा उन्होंने, चुन चुन के बदला लिया जाएगा। 2011 में जननेत्री दीदी ममता बनर्जी ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा बदला नय बदल चाहिए, हमें बदला नहीं चाहिए, हमें बदलाव चाहिए, और वो बदलाव विकास के लिए होगा, बंगीय जनमानस के उत्थान के लिए होगा, राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं से प्राप्ति का आनंद जनता को देने के लिए होगा, और वही प्रसाद जो जनता को प्राप्ति का आनंद मिलता है राज्य की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, वही जननेत्री दीदी ममता बनर्जी को ममता बनर्जी बनाता है। ये तुष्टीकरण की बात करते हैं सुधांशु जी, पुराना हो गया ट्रैक रिकॉर्ड आपका। बंगाल में आपके लोग आजकल जय श्री राम नहीं बोलते, वो भी आजकल जब से दीघा में जगन्नाथ धाम बना है, दीदी ने बनाया है, वो भी जय जगन्नाथ बोलते हैं। आज एक अपवाद स्वरूप आप लोगों ने कह दिया। नहीं संजय शर्मा जी क्या बात कर रहे हैं। आज भवानीपुरा में देखिए, भवानीपुरा की जरा वो तस्वीरें दिखाइएगा, जरा वो स्लोगन सुना दीजिएगा। आज तो जय श्री राम वर्सेस जय बांग्ला के नारों की गूंज उठी थी वहां पर। सुधांशु आज वहां पर शुभेंदु अधिकारी पहुंचे तब जय श्री राम वर्सेस जय बंगाल के नारे लगाए गए वहां पर। इतनी क्या घबराहट है। मैंने कहा आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपवाद स्वरूप जय श्री राम का नारा लगा दिया। आजकल वो लोग जय जगन्नाथ, भवानीपुर में दीघा में जगन्नाथ धाम बहुत सुंदर बना है, मैंने ये कहा था। और आगे भी मैं बता दूं, कोई चक्रव्यूह नहीं है, और बंगाल की माटी की इनको पहचान ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। प्रधानमंत्री जी ने पहली एक मीटिंग करके तृणमूल को एडवांटेज दे दी है, चुन चुन के बदला लिया जाएगा। कोई सिनेमा के नाटक की स्टोरी लिख रहे हैं क्या प्रधानमंत्री जी, जो ऐसी बातें एक राज्य में जाकर कहते हैं? क्या संदेश जा रहा है इससे देश में? 2021 में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने यही गलतियां की थी। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि चुन चुनकर बदला लिया जाएगा, जिसका जिक्र यहां पर तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, जब एक के बाद एक घटनाएं देखने मिलती है तो तृणमूल कांग्रेस बार बार ये आरोप लगाती है कि देखिए बदले की राजनीति चल रही है।
देखिए, मैं सिर्फ फैक्ट बोलता हूं। साहिल जी, पिछले 2021 विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के जो मुख्य स्ट्रेटजिस्ट थे प्रशांत किशोर, जो बिहार में चुनाव लड़ लिए, उनका बाकायदा दिया गया बयान है, इसका वीडियो अवेलेबल है कि हमारी तो गिनती ही 30% से शुरू होती है। क्यों संजय जी, ये 30% क्या था? ये तो विकास की राजनीति थी ना। तो सारे देश को पता है कि किस आधार के ऊपर आप चुनाव जीतना चाह रहे थे। दूसरी बात बताता हूं, उन्होंने कहा था, अब अपने रिटर्न, अरे आगे की बात होने दीजिए, अभी और समझ में आ जाएगा। चलिए, ये इन्होंने कहा कि उन्होंने बोला, तो इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश है। तो अभी जो पश्चिम बंगाल का बजट दिया गया, उसमें आपको पता है मदरसों के लिए कितना दिया गया? 5,713 करोड़, 5,713 करोड़। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 182 करोड़, इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए 1,000 करोड़, यानी ये 1,000 कुछ सौ करोड़, 5,700 करोड़ किसके लिए? यानी मां, माटी, मानुस की बात करने वाली तृणमूल कांग्रेस, मौलवी, मुअज्जिन और मदरसा, ये उनकी राजनीति का आधार हो गया। यह बहुत साफ बजट में दिखता है। यानी प्रशांत किशोर ने जो बोला था वो बात बजट तक साफ दिख रही है। तो भाई साहब, आप लोगों ने शुरुआत की थी, अब हुमायूं कबूर उसके आगे जा रहा है। आपने कहा जय श्री राम नहीं बोलने की बात है, बिल्कुल। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनेगी, किसी की हैसियत नहीं है ये तृणमूल कांग्रेस की सरकार में जो चू बोल सके और जो कह रहे हैं कि जय श्री राम का मतलब नहीं है। लगभग 25% आबादी के लिए लाखों करोड़ के बजट में से यदि 5,000 करोड़ दे दिया, अब बीच में आप बोलना शुरू कर रहे हैं, समझ में आ जाता है ये फैक्ट पे मामला फंस गया है। तो साहिल जी ने मुझे बोलने के लिए कहा, सुधांशु जी, मैं बीच में नहीं रोका करता हूं, मैं बीच में ढुकता हूं। नहीं, मैंने तो स्पष्टीकरण मांगने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए, एक मिनट, चलिए बाकी बात छोड़ दीजिएगा, लेकिन संजय जी, एक बात तो माननी पड़ेगी। देखिए, प्रशांत किशोर ने जो कहा था, चलिए सुधांशु जी आपकी बात खत्म करिए, फिर मैं जरा कुछ फैक्ट्स भी रखूंगा सामने, आंकड़े रखेंगे कुछ सामने। सुधांशु जी बोलिए। बस एक लाइन, मैं सिर्फ कहता हूं, जो लोग जय श्री राम से अलग रखने की बात करते, जय बांग्ला और जय श्री राम में कोई विरोध नहीं है। क्या बंगाली भाषा में संत कृतिवास ने रामायण नहीं लिखी? यहां मुकाबला जय श्री राम बनाम जय बंगाल नहीं है। जय श्री राम बनाम मुर्शिदाबाद की बाबरी मस्जिद का है, जिसने ऐलानिया कहा कि अयोध्या में इसलिए नहीं बन रही क्योंकि वहां मुस्लिम माइनॉरिटी में है, और मुर्शिदाबाद में 70% है। ये मुर्शिदाबाद मॉडल पूरे बंगाल में चलेगा, और यही बात है चलेगा जो संत कृतिवास ने बांग्ला भाषा में रामायण लिख के किया था, इसका मुकाबला है। चलिए, संजय शर्मा जल्दी से जवाब दीजिए, फिर कुछ नंबर भी सामने रखेंगे। संजय शर्मा जी। मुकाबला उसका नहीं है, और जय श्री राम से हमें भी प्रेम है, क्योंकि हमें तो चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल से पहले सिखा दिया था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब से हम करते हैं, आपने के लोगों ने अभी बंद कर दिया। और जहां तक हुमायूं कबीर की बात है, हुमायूं कबीर किसका आदमी है, किसका था, और फिर किसके इशारे पर काम कर रहा है? बंगाल की जनता ये जानती है सुधांशु जी, इतनी भोली नहीं है। और यही राजनीतिक विरासत जो बंगाल को मिला है, यही उसे आगे लेकर जाता है। और इसीलिए दिलचस्प बात है कबीर की असलियत, जो हुमायूं कबीर 2019 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़े थे, उसके बाद 2021 में तृणमूल कांग्रेस के विधायक बने, तृणमूल कांग्रेस के नेता बने, आज बाहर निकलकर 182 सीटों पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन संजय शर्मा जी, एक बात तो माननी पड़ेगी, जो प्रशांत किशोर ने कहा था वो पूरी तरीके से गलत नहीं था। जरा ये आंकड़े देख लेते हैं। 2021 में जब आपकी पार्टी तीसरी बार जीती और इस बार 215 सीटें लेकर अपने पिछले सारे रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिए थे, तब के जरा मुस्लिम वोटों के प्रतिशत देख लीजिएगा, क्योंकि जो वोटिंग हुआ है भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में, जो 10% वोटों का अंतर था, उसमें देखिए सबसे ज्यादा अगर तृणमूल कांग्रेस को वोट कहीं से पड़े होंगे तो वो आदिवासी और मुस्लिम इलाकों से पड़े थे, जिसके वजह से 75% मुस्लिम वोट, 42% आदिवासी वोट, इसके आधार पर तृणमूल कांग्रेस को बम्पर जीत मिली थी। बाकी सभी कास्ट में, अपर कास्ट, ओबीसी, राजवंशी, नामशूद्र, अदर दलित, जो बाकी सारी कास्ट है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी आपसे आगे नजर आ रही है। और यही बात है संजय शर्मा जी की, जो आपको शायद खल रही होगी कि आज जब हुमायूं कबीर अपने 182 उम्मीदवार उतारेंगे तो आपके लिए और भी एक मुश्किल हो जाएगी। तो एक और एक तीर ममता जी के खिलाफ। मैं साहिल जी स्पष्ट कर दूं, हुमायूं कबीर जी 182 उम्मीदवार उतार रहे हैं, और भी उतार ले, हमें कोई परवाह नहीं है, कोई हमें उससे परहेज नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी और हमारे और लोगों को ले आए और एजेंडा कर दे, लेकिन ये चुनाव बंगाल की जनता का चुनाव है। और 2021 का जो रिजल्ट था, ये विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट था, और 2019 के जो लोकसभा चुनाव का रिजल्ट था, आप देखिए कि 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद जब लोकसभा चुनाव आए तो भारतीय जनता पार्टी की सीटों का जो आंकड़ा है वो 18 से 12 पर हो गया। ये है बंगाल की जनता का ताजा तरीन मनोभाव जो इस लोकसभा चुनाव में से प्रतिफलित हुआ है। और कोई तुष्टीकरण कहीं कुछ नहीं है, सांप्रदायिक सद्भाव की राजनीति है। पश्चिम बंगाल में सभी लोग मिलकर रहते हैं, मिलकर काम करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का सांप्रदायिक एजेंडा, आप तो यहां पर भी विरोधी पार्टी है और सिर्फ हुमायूं कबीर की चुनौती ममता बनर्जी के सामने नहीं है, कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट दलों की चुनौती भी उनके सामने है। तो क्या आपको लगता है कि तुष्टीकरण की राजनीति बंगाल के भीतर नहीं हो रही है? नंबर एक। नंबर दो, जो 60 ट्रांसफर हुए हैं, ममता बनर्जी रोज उसको लेकर बात कर रही है और कह रही है कि उनको हराने के लिए 60 लोगों के ट्रांसफर किए गए और भी शायद ट्रांसफर हो सकते हैं। किस किस के ट्रांसफर हुए वो भी मैं आपको दिखा दूंगा थोड़ी देर में। लेकिन ये जरा बता दीजिएगा इस सारे मुद्दे को लेकर के आपको लगता है कि उनको घेरने की कोशिश है या आपको लगता है कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है? देखिए साहिल जी, आपने शीर्षक रखा है चक्रव्यूह में ममता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि चक्रव्यूह के अंदर ये पूरा बंगाल का चुनाव आ गया है। भारतीय जनता पार्टी और ये जो निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयुक्त है, इन्होंने मिल करके एक चक्रव्यूह रचा है। यहाँ का चुनाव जीतना है, ये इनका एकमात्र मकसद है। और निर्वाचन आयुक्त जो है वो भारतीय जनता पार्टी की चुनावी टूल किट का हिस्सा बन चुके हैं। जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया वहां पर शुरू हुई और जिस तरह से आज की तारीख में भी जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज है, वो 45 लाख से 50 लाख लोगों के नाम अभी तक वो चेक नहीं हुए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें दखल अंदाजी की, सुप्रीम कोर्ट ने अपने लोअर कोर्ट के मजिस्ट्रेट 500 मजिस्ट्रेट काम में लगे हुए हैं, लेकिन एसआईआर का काम जो है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। कितनी सप्लीमेंट्री लिस्ट में आएगा नहीं आएगा कुछ पता नहीं है। और 6 अप्रैल जो पहली नॉमिनेशन की तारीख है, तब तक जितने लोगों के नाम दर्ज हो जाएंगे वो वोटर बनेंगे। मुझे लगता है कि लाखों लोग इस प्रक्रिया से रह जाएंगे। अब वो जब लाखों लोग रह जाएंगे तो वो किसकी गलती है? वो निर्वाचन आयोग की, निर्वाचन आयुक्त की गलती है। अब निर्वाचन आयुक्त को भारतीय जनता पार्टी संरक्षण देती है, वो उनके चीयर लीडर बने हुए हैं। तो ये तमाम सारा चक्रव्यूह, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो 3D राजनीति करती है या 3J राजनीति करती है। 3D मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि ध्रुवीकरण की राजनीति, डर की राजनीति, द्वेष की राजनीति, और 3J इसलिए कहता हूं कि झूठ, जुमला और जगलरी की राजनीति ये भारतीय जनता पार्टी करती है। तो इनकी ना तो 3D राजनीति चलने वाली है, बंगाल में तो सत्ता ममता बनर्जी की है, चलने वाली है, जनता देख रही है। सप्रा जी होल्ड सप्रा जी, आप शायद भूल रहे हैं, पश्चिम बंगाल के भीतर आप ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी वहां पर मुख्यमंत्री है, आपको प्रचार उनके खिलाफ करना होगा। तो ममता बनर्जी के खिलाफ क्या नारा है आपका, वो मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूं। बीजेपी ने तो अपना नारा दे दिया जो देना था, आपका नारा बताइए क्या है? और इसीलिए सवाल है कि जो ट्रांसफर किए गए हैं वो सही किए गए हैं कि गलत किए गए, आपको क्या लगता है? हाँ नहीं, देखिए, निर्वाचन आयोग को और निर्वाचन आयुक्त को अगर लगता है कि पहले ममता की वंदना करने वाले अधिकारी थे तो अब मोदी वंदना करने वाले अधिकारी वहां पर लगा दिए होंगे। कभी भी 60 अधिकारी एक साथ कहीं पे किसी चुनाव में बदली हुए हैं क्या? 2021 में भी इतने अधिकारी नहीं बदले हुए थे जितने निर्वाचन आयोग अभी कर रहा है। लेकिन खैर, निर्वाचन आयोग की जवाबदारी है कि निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव कराए, लेकिन ऐसा नजर नहीं आता। हमने पहले के चुनाव में भी देखा, हमने महाराष्ट्र में भी देखा कि 5 बजे के बाद में किस तरह से 75 लाख जो लोग कतारों में खड़े थे उनकी वोटिंग हुई। फिर निर्वाचन आयोग ने चुनाव के दिन 58.6 यानी ममता बनर्जी जो आरोप लगा रही है वो सही लगा रही है, और 2 दिन के बाद में उन्होंने 66.5। मैं ये कहता हूं कि ममता बनर्जी जो आरोप लगा रही है वो सही या नहीं सही की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं अगर वो पहले ममता वंदना करने वाले लोग थे तो अभी मोदी वंदना। लेकिन निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयुक्त की जवाबदारी है, और कांग्रेस पार्टी तो ममता दीदी का विरोध करती आई है। कांग्रेस पार्टी हमारी पूरी पीसीसी उनके हर मुद्दे का विरोध करती आई। हम 294 जहां पर हुए ना 60 अधिकारियों के ट्रांसफर हुए, जिसमें आईपीएस भी है, आईएएस भी है। जरा वो लिस्ट जरा एक बार दिखा देते हैं। नहीं, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि देखिए सुधांशु जी, ये बात तो देखनी पड़ेगी, ट्रांसफर्स कहां पर किए गए हैं। और आमतौर पर देखा जाए तो ठीक है,
कुछ बिहार में किए गए जहां पर तृणमूल कांग्रेस के ज्यादा ये दिखाई देते हैं। बसीरहाट में किए गए हैं, मालदा में किए गए हैं, पूर्व मिदनापुर में किए गए हैं, जंगीपुर में किए गए हैं, पश्चिम मिदनापुर में किए गए। हर जगह पर जहां पर तृणमूल कांग्रेस स्ट्रांग है वहीं पर ये ट्रांसफर्स दिखाई देते हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं विपक्ष यानी केंद्र में जो विपक्ष है वो सवाल उठा रहे हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन का तो यहां पर गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा है। कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं इस पूरे तृणमूल कांग्रेस की हां में हां मिलाने की कोशिश कर रही है इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन चुनाव आयोग पर आरोप दोनों के साफ यहां पर नजर आ रहे हैं। सुधांशु, दोनों हम जवाब देते हैं इसका। देखिए, पहली बात मैं आपके लाखों दर्शकों से को याद दिला दूं, कई बार लोगों को नहीं ध्यान रहता है कि वर्तमान पश्चिम बंगाल विधानसभा में कांग्रेस के पास कितनी सीटें हैं? 0। और मैं अभी से दर्शकों से कहता हूं, जिसके पास 0 सीट है वो चुनाव के बाद चिल्लाएंगे कि मेरा वोट चोरी हो गया, मेरा वोट चोरी हो गया। 2016 के चुनाव में इनकी 20 या 21 सीटें आई थी और लोगों को याद नहीं होगा, मैं याद दिलाना चाहता हूं, इन्होंने शपथ पत्र भरवाए थे अपने विधायकों से कि वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के प्रति कमिटेड रहेंगे। ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। मतलब अपने विधायकों पे भरोसा नहीं था। जो 0 वोट वाला है वो कहता है वोट चोरी हो गई। तो जो मैंने पार्लियामेंट में बोला था, साहिल जी रिपीट कर देता हूं कि फटक चंद गिरधारी, ना लुटिया ना थारी, और चौराहे पे चीखेंगे कि चोरी हो गई हमारी। अब दूसरी बात का जवाब उत्तर देना चाहूंगा। जो इन्होंने चुनाव आयोग की बात कही तो मैं फिर लाखों दर्शकों के याद दिला, हाँ अभी दे दीजिएगा चरण जी, अपना समय आएगा तब दीजिएगा। अब दूसरा बात आता हूं, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के अध्यक्ष पश्चिम बंगाल के क्या बोलते हैं? देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी बोलते हैं टू सेव द डेमोक्रेसी इन इंडिया वी कैन नॉट थिंक ऑफ इंडिया अलायंस विदाउट ममता। गजब है साहब, दर्शक इतने बेवकूफ नहीं है कि एक तरफ वो कह रहे हैं धीर रंजन चौधरी की हत्याएं हो रही हैं। अमित शाह जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 300 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, और उन्होंने यह भी कहा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भी हत्या हुई, कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं की भी हत्या हुई। मगर उन पार्टियों ने यह बोलना भी उचित नहीं समझा। अब चुनाव आयोग पे जवाब देता हूं। साहिल जी, आपके लाखों दर्शक देखते होंगे, मैं उत्तर देता हूं। सर्वाधिक साहिल जी मैं उत्तर दे रहा हूं। जाना जाता था। मैं एक मिनट, एक लाइन पूरी कर एक सेकंड आता हूं, सप्रा जी एक मिनट, उनको खत्म कर दीजिए। जी जवाब सुधांशु जी देखिए, एक लाइन में बोल देता हूं। देखिए, लाखों दर्शकों को याद होगा सर्वाधिक चुनावी हिंसा किस राज्य में होती थी जब हम लोग बच्चे थे? बिहार और फिर उत्तर प्रदेश। आज पूरे भारत में चुनावी हिंसा की घटनाएं, आतंकवाद वाले विषय को छोड़ दीजिए, कहीं एक आध जगह पे चुनावी राजनीतिक हिंसा कहीं नहीं होती, सिर्फ पश्चिम बंगाल में होती। तो मानी हुई बात है, पश्चिम बंगाल में जिन जिन राज्यों के, जिन जिन क्षेत्रों के नाम ले रहे हैं, मैं दर्शकों से कहूंगा जाके चेक करिए कि पिछले चुनावों में चुनावी हिंसा से प्रभावित जो क्षेत्र रहे साहिल जी मैं इनका उत्तर दे दूं। भाई ये तो नहीं चलेगा। आज दुर्भाग्य की बात है कि रंजन बिहार में चौधरी तो अच्छा हो गया सब पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग को धन्यवाद दे रहे थे। ये कह रहे थे कि भाई अच्छा हो गया, जिन लोगों के ट्रांसफर किए गए उनको हटाने की वजह से अब निष्पक्ष तरीके से चुनाव होते रहेंगे। और दूसरी तरफ आपके अध्यक्ष कहते हैं कि भाई इस तरीके से होगा, और आप भी यहां पर आज कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने गलत किया। एक कोई लाइन बताइएगा हमको क्या लेनी चाहिए, उसके हिसाब से हम तृणमूल कांग्रेस को सवाल पूछ सकेंगे। नहीं, पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैं ये याद दिला दूं कि केरला के अंदर भी इनकी सीटें 0 है। ये हमारा 0 गिनते हैं, जरा अपना 0 भी बताने का हौसला रखना चाहिए आपको। दूसरी बात पे आता हूं, अगर निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयुक्त एसआईआर की प्रक्रिया के जरिए से, अरे जाने दो भाई, अभी चुप रहो ना, मैंने बीच में नहीं बोला था। तो ऐसा नहीं, कौन सी एक सीट है भाई, कौन सी एक सीट है? एमएलए के अंदर कौन सी सीट है आपकी? कमाल की बात। केरल का डिस्कशन नहीं है, सुनिए मेरी बात। जब एसआईआर की सारी बंगाल पे आएंगे, चलिए। जब एसआईआर की सारी प्रक्रिया के अंदर हम खुलेआम देख रहे हैं कि ये एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं है, ये स्पेशल इंटेंसिव रिगिंग है। जब हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की एक कस्टमाइज्ड लिस्ट बनाने का प्रयास निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयुक्त कर रहे हैं, खुलेआम प्यादा बन करके घूम रहे हैं, वो कोई रेफरी नहीं है, वो बीजेपी के गोलकीपर बन करके घूम रहे हैं, तो ये उनका रोल जब हम देखते हैं तो क्या हम उनका विरोध नहीं करेंगे? और जहां तक आप बात कर रहे हैं, ममता दीदी की बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन तो वो केंद्र के चुनाव के लिए, हमारे लोकसभा के चुनाव के लिए, राज्य के चुनाव के लिए तो कोई इंडिया गठबंधन नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चालाकी से दोनों चीजों को मिक्स न करें। ये जो यहाँ पर जो चुनाव है, इसमें बिल्कुल हम ममता जी से भी लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम आदिवासी वोट टूटेंगे ना,
उसमें कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट दल भी शामिल होंगे, सिर्फ हुमायूं कबीर नहीं होंगे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी मुस्कुरा रही है। देखिए चारों तरफ से घेर रहे हैं। विजय त्रिवेदी जी, आप सचमुच में मुझे बताइएगा कितना मुश्किल होगा इस बार का चुनाव ममता जी के लिए, क्योंकि आप कोई भी मुद्दा उठा लीजिए, वोटर्स का मुद्दा उठा लीजिएगा, चुनाव आयोग ने 40 लाख वोटर्स पर फिलहाल सवाल खड़ा करके रखा हुआ है कि भाई इनकी आइडेंटिटी सचमुच है या नहीं है। आप उनकी वोट बैंक का सवाल खड़ा कर दीजिएगा। 3 लोग खड़े हैं कि जो कह रहे हैं कि भाई ये वोट बैंक तो हमारी भी हो सकती है। आप एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल खड़ा करिएगा, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर बदल दिया गया है। आप कोई भी मुद्दा उठाइएगा, सभी मुद्दों पर ममता बनर्जी के सामने चैलेंज खड़ा दिख रहा है यहां पर। बिल्कुल साहिल जी, यहीं से तो यहीं से जननेत्री की असली परिचय यहीं से शुरू होती है साहिल जी। संजय जी एक मिनट, विजय त्रिवेदी बात कर रहे हैं। नहीं ठीक है, विजय त्रिवेदी जी को बोल दीजिए, फिर आता हूं आपके पास। विजय जी, चुनाव जाहिर तौर पे वैसे भी चौथी बार वो हो रहे हैं, 15 साल उनके हो गए, तो एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकती है। लगातार तमाम कोशिशें हो रही हैं। सुधांशु जी ने अभी हिंसा की बात की, तो चुनावी हिंसा ज्यादातर बंगाल में होती है। और ये भी कहा जाता है कि चुनाव आयोग जो है चुनाव से पहले अफसरों के तबादले करता है, लेकिन 60 अफसरों के तबादले आपकी लिस्ट में सबसे ज्यादा केरल पश्चिम बंगाल में है, बाकी जगह 10 है, 5 है, 4 है। तो क्या पूरे पश्चिम बंगाल में जो अधिकारी हैं वो सबसे ज्यादा सरकार के साथ जुड़े हुए हैं? ये एक सवाल तो होता है ना। एक मित्र ने मुझे कहा आज सुबह फोन करके ये अफसरों को लेकर कि भाई ममता बनर्जी को हराने की अकेले जिम्मेदारी बीजेपी के पास थोड़ी है, चुनाव आयोग भी कुछ काम करेगा। किसी फोन पर किसी मित्र, लेकिन मुश्किल काम ये नहीं है। मुश्किल क्या ममता बनर्जी वो जो बंगाल सेंटिमेंट है उसके साथ भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही हैं? क्या वो आज भी भारतीय जनता पार्टी को एक नेशनलिस्ट पार्टी के तौर पर या बंगाल से बाहर की पार्टी के तौर पर लड़ाई लड़ रही है? भवानीपुर मुश्किल हो गया, वहां पर 40,000 SIR में वोट काटे। पिछली बार वो लोकसभा में वो सीट पर जीती है, 8,000 वोट पर आगे है, तो 59,000 वोट वहां पर। और फिर जो मित्र है, किसके मित्र मुझे नहीं पता, हुमायूं कबीर साहब ने भी वहां पर एक मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा कर दिया ममता जी के खिलाफ। तो ये सारी मुश्किलें वहां पर लगातार चल रही हैं। और सुधांशु जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चुनाव है बंगाल। आज की तारीख पता है आपको? आज जो है गुड़ी पड़वा है, और सुधांशु जी के जो सर संघ चालक है आद्य डॉक्टर हेडगेवार, आज उनका जन्मदिन है। उन्होंने अपना राजनीतिक करियर अनुशीलन समिति के साथ से शुरू किया था। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष थे, उन्होंने भी पश्चिम बंगाल से अपना करियर शुरू किया। उसने 60 साल के बाद भी, और कहें तो 100 साल के बाद भी, भारतीय जनता पार्टी अभी पश्चिम बंगाल की सूखी जमीन पर देख रही है कि कैसे हल चलाया जाए और फसल काटी जाए। तो उनके लिए एक बड़ी लड़ाई है। चरण सिंह जी के साथ आप बहुत अन्याय करते हैं। उन्होंने को आपने कहा कि नहीं एक लाइन लीजिए, पूरी पार्टी में एक लाइन नहीं है और आप चरण सिंह जी को कह रहे हैं ये बात, तो ये थोड़ा सा अन्याय है। उनके साथ जाति आप कर रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं ये देखता हूँ, पार्टी ने अपने जो नेता हैं उनको दरवाजे के बाहर कर दिया, अधीर रंजन साहब को और दूसरों को, और सुधांशु जी के पास जो दरवाजे के बाहर थे उन्हें अपना नेता बना लिया है। तो इलेक्शन के बहुत सारे कलर हैं वहां। नहीं, ये तो खेल चलता रहेगा। और इस खेल में तृणमूल कांग्रेस भी बाहर है कि वहां पर नंदीग्राम में देखिए किसको टिकट दिया हुआ है उन्होंने, वो भी तो बीजेपी से लाकर सीधे चुनाव मैदान में खड़ा कर दिया ना उनको। तो ये खेल तो बंगाल के भीतर चलता रहेगा। संजय जी आप जरा पहले जवाब दे दीजिएगा। विजय त्रिवेदी जी कह रहे हैं कि मुश्किल चुनाव होगा इस बार, एक तो एंटी इनकम्बेंसी है और उसके साथ साथ सभी लोग आपके सामने खड़े हैं। संजय जी देखिए, मैं साहिल जी एक बात पूरे विश्वास और जिम्मेदारी के साथ आपके सामने कहता हूं, पश्चिम बंगाल में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, एक नंबर। दूसरा, चुनाव आयोग ने जितने अधिकारियों के तबादले किए हैं, कुछ और बचे हुए हैं, उनका भी तबादला कर दे। चुनाव आयोग ने सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस काफी संख्या में भेज दी है, पिछले बार से लगभग दुगनी भेज दी है, और चाहे तो भेज दे। चुनाव में अभी विलंब है, चुनाव में अभी समय, जो करना है कर ले। चुनाव में क्या होगा, नतीजे क्या होंगे, 4 मई को चौथी बार दीदी आएगी, दीदी की सरकार वापस आएगी। ये मैं आपके सामने पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने और केंद्रीय चुनाव आयोग ने SIR प्रक्रिया के दौरान इतने लोगों की जानें चली गई, आहुति चले गई, ये इतने अहंकारी लोग हैं, उन मृत आत्माओं के लिए एक शब्द भी इन्होंने खर्च नहीं किया। ये ऐसे असंवेदनशील लोग हैं जो लोगों की मौत से राजनीति करते हैं, इसलिए पश्चिम बंगाल में इनकी चलती नहीं। लेकिन विजय जी के सचमुच में इतना आसान होगा ये जो वो कह रहे हैं कि प्रो इनकम्बेंसी है,
देखिए 15 साल हो चुके हैं और आज की स्थिति में 15 साल के बाद अपना राज्य बचाना बहुत मुश्किल होता है। कितना मुश्किल होगा ये इस बार, क्योंकि वोट बैंक पर भी चोट है कहीं। साहिल जी एक मिनट, और पिछली बार के आंकड़े विजय जी आप सीधे पिछली बार के आंकड़े देख लीजिए। एक मिनट विजय जी, कितने मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। ये आसान नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर को किस तरह से देखा जाए। और लड़ाई पूरी, वैसे ये लड़ाई तो केवल दो तरफा ही है, बीजेपी वर्सेस टीएमसी लड़ाई चल रही है, कांग्रेस और वो है उसमें, लेकिन वो बहुत मेजर फैक्टर के तौर पर नहीं है। हुमायूं को भी मैं बहुत मेजर फैक्टर के तौर पर नहीं देखता, लेकिन हुमायूं जी संजय शर्मा को 2000 के टिकट के याद है, 2021 से 26 तक उनके एमएलए रहे, वो उनको याद नहीं है। तो ये सब चीजें हैं, याद है, हमें याद है, और उसकी मिली भगत के कारण ही तो हमने बाहर कर दिया उनको। हाँ ठीक है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि बड़ा थोड़ा सा मुश्किल चुनाव है, लेकिन ममता बहुत बड़ी। वो जो बाबरी का जिक्र कर रहे हैं ना सुधांशु जी, उसके पीछे हुमायूं कबीर है। सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात तो वो है, जो बाबरी का जिक्र सुधांशु जी बार बार कर रहे थे, उसके पीछे भी हुमायूं कबीर ही थे। चलिए सप्रा जी जल्दी से 30 सेकंड, उसके बाद आखिर में सुधांशु जी बात करेंगे। सप्रा जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए विजय त्रिवेदी जी ने अधीर रंजन चौधरी जी की बात की, ऐसी कोई घटना नहीं है कि हमने अधीर रंजन चौधरी जी को बाहर रखा हुआ है। थोड़े दिन के अंदर आपको 2-4 दिन में सारी चीजें खुलेआम नजर आ जाएंगी। विजय त्रिवेदी जी, आपकी ये शंका भी दूर हो जाएगी, ये मैं पहले कहना चाहता हूं। लेकिन दूसरी बात ये कांग्रेस का प्रॉब्लम क्या है ना, कुछ ज्यादा ही चीजें खुलेआम नजर आती है। 130 सबसे बड़ा प्रॉब्लम कांग्रेस का यही है कि कुछ ज्यादा ही चीजें खुलेआम नजर आती है। देखो आप लोगों को नहीं, आप सप्रा जी जल्दी से, सुधांशु जी भी इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस का ज्यादा नजर आता है। मेरी बात पूरी। देखिए जिस निर्वाचन आयुक्त को 130 लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट और 63 कम से कम राज्यसभा के 100 टोटल 93 मेंबर पार्लियामेंट ने जो इंपीचमेंट मोशन लाया है, अब ऐसे निर्वाचन आयुक्त ही यहां पर बैठे, यानी पूरी तरह से निर्लजता की परिकाष्ठा जो है वो सारी पार करती है। सुधांशु जी, ऐसे निर्लज व्यक्ति जो आखिर है उनके नेतृत्व में ये चुनाव हो रहा है। तो क्या जय श्री राम का नारा बीजेपी को बंगाल जिताएगा आखिर में? और जो विजय जी कह रहे थे कि चुनाव आयोग भी कुछ काम करेगा, उनको अभी भी लगता है कि चुनाव आयोग कुछ काम करेगा? देखिए पहली बात, मैं चरण सिंह सापरा जी को याद दिला दूं, उन्होंने केरल का उल्लेख किया था, तो केरल के नगर निगम के चुनाव तो केरल के राज्य चुनाव आयोग ने करवाए थे, उसमें हमने शानदार सफलता हासिल की, 45 साल के बाद तिरुवनंतपुरम में पाया। और क्या आपको जो सूची थी चुनाव आयोग, नहीं, आप 6 में से 1 लोकसभा विधानसभा की जीते हो, और उसमें कोई अंतर आया मेरा? प्लीज बंगाल पे रहेंगे, मेरा समय खत्म हुआ है, माफ करिएगा, मैं अभी किसी को समय ज्यादा दे नहीं सकता, लेकिन बंगाल का चुनाव बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होते जा रहा है धीरे धीरे। और जिस तरीके से ममता बनर्जी के खिलाफ एक लामबंदी हो रही है, उससे साफ नजर आता है कि तृणमूल कांग्रेस को क्या अपनी स्ट्रैटेजी किस तरीके से वो पेश करेंगे, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल